हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हो रहा है टीआरई 4 का, उसमें इसके पहले जितना भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो साइंस से पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग साइंस का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे वर्ग 1 to 5 का, किसका, अगर वर्ग 1 से 5 में तो जनरल पेपर होता है। अगर क्वालिफाई पेपर जो होता है वो कितना नंबर का होता है, 120 नंबर का होता है, आपको पता होगा। और 30 नंबर जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी का। तो वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होता है, लेकिन जो क्वालिफाई मार्क्स के लिए होता है, कटअप जो बनता है वो 120 नंबर पे बनता है। यहाँ पे हम गलती बोल दिए, 120 नंबर पे क्या होता है, कटअप बनता है। इसमें से आपको बताना चाहते हैं कि अगर साइंस का बात करेंगे तो साइंस का कितना नंबर का रहता है, इसमें से लगभग 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है। 120 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है। और मैथ का बात करेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग का बात करेंगे तो इससे लगभग 25 रहता है। ये दोनों मिलाकर पोर्शन कितना हो जाता है, आपको 50 नंबर का हो जाता है। बाकी जो रहता है कुछ करंट अफेयर रहता है, और बाकी जो सोशल साइंस का पार्ट रहता है उसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। बात क्लियर है? तो 25 क्वेश्चन लगभग साइंस से पूछा जाता है 1 to 5 में। और कहाँ पे साइंस पूछा जाता है, जो जनरल साइंस का बात करेंगे तो जो 6 to 8 वाले होते हैं, तो 6 to 8 वाले में आप लोगों सभी को पता होगा कि 80 जो होता है, 80 क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्ट से रहता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहता है। और 40 नंबर जो रहता है जनरल सब्जेक्ट का रहता है। इस 40 में क्या होता है कि 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर साइंस का क्वेश्चन आता है और 8 मैथ का क्वेश्चन आता है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। सेम उसी प्रकार से अगर बात करेंगे 9, 10 कोई भी सब्जेक्ट का आप ले, या 11, 12, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का आप रहे, इसमें से 80 नंबर जो रहेगा आपका सब्जेक्ट से रहेगा, और 40 नंबर जो रहता है वो जनरल का रहेगा। और इसमें से 8 नंबर जो हम लोग को पोर्शन देखने को मिलता है 40 में से जो 8 नंबर रहेगा वो साइंस का पोर्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हर एक जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, साइंस महत्व रखता है। प्लीज ये आप अगर इसमें किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जितना भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन हम उस सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। आपको उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा, ना कि आंसर बता के सिर्फ निकल जाएगा। ठीक, तो बात को यहाँ पे समझना है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हम लोग विद्युत विभव का बात कर रहे हैं, मतलब एक विभवांतर का बात करें, एक वोल्टेज का, एक पोटेंशियल का बात करें, जिसको मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग याद रखना है, इसको हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर को। अगर धारा को मापने के लिए बोलेगा तब हम लोग बोलेंगे किसका इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के यहाँ पे दिया हुआ है, एमीटर और वोल्ट मीटर में तुलना। सबसे पहले याद रखना है, जो वोल्ट मीटर होता है वो किसको मापता है, तो विद्युत परिमाण विभवांतर को मापता है। विभवांतर बोले या विद्युत वोल्ट विभव बोले, विद्युत विभव भी बोल सकते, विभवांतर भी बोल सकते, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये वोल्ट मीटर मापता है। एमीटर जो होता है विद्युत में किसका मापता है, धारा को मापता है। विद्युत परिपथ में किसको मापता है, धारा को मापता है। एमीटर को परिपथ में हमेशा ये इंपॉर्टेंट लाइनें ध्यान में रखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर से जो मापा जाता है धारा, वो किस में मापा जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है, तो एम्पियर में मापा जाता है। अब वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज मापा जाता है उसमें किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। थोड़ा सा हम सर्किट दिखाना चाहते हैं। मान लें कि यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी से ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हमको इसमें धारा मापना है कि इसमें धारा कितना बह रहा है, तो यहाँ से बीच में क्या किया जाता है, यहाँ से कट करके एमीटर जोड़ दिया जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर इसके दोनों के बीच का वोल्टेज मापना रहेगा तो इसको वोल्ट मीटर को इस तरह से यहाँ पे समांतर क्रम में, इसके समांतर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो याद रखना, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको यहाँ पे चर्चा कर दिया गया, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा मात्रा है, अदिश मात्रा। देखो, अदिश राशि और सदिश राशि दो प्रकार की राशि होता है। अदिश राशि का बात करते हैं जिसका सिर्फ मान होता है, कोई दिशा नहीं होता है, जिसका सिर्फ
परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। मतलब हम लोग जिसमें दिशा भी बताना पड़ता है, किस दिशा में वो चीज़ें लग रहा है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा यूनिट है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया जाता है, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इसीलिए एक ऐसा राशि है, सदिश राशि है। बात क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर दे दिए हैं अदिश राशि का, जैसे द्रव्यमान, इसका कोई दिशा नहीं होता है द्रव्यमान का, आयतन का कोई दिशा नहीं होता है, चाल का कोई दिशा नहीं होता है, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है, तापमान का कोई दिशा नहीं होता है। तो ये सब जितना भी दिया गया है, सबका कोई दिशा नहीं होता है, तो ये सब के सब क्या है, अदिश राशि है। सदिश राशि जैसे वेग हो गया, बल हो गया, ये सब का क्या होता है, दिशा भी बताना पड़ता है। जब हम लोग बल लगाते हैं तो बताते हैं किस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है, तो ये सब ध्यान में रखना, ये सब के सब सदिश राशि है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है सदिश और अदिश का। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, सदिश मात्रा हो जाएगा। अब बात किया जा रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। कहने का मतलब कि हम अगर यहाँ पे कोई पृथ्वी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो वस्तु है इसको धक्का देना है, तो कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति है, लेट कर अगर धक्का देगा तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा धक्का दे सकता है कि बैठ कर ज़्यादा धक्का दे सकता है कि खड़े होकर। तो आपको सभी को पता है कि अगर खड़े रहते हम तो इस पर हम बल ज़्यादा लगा पाते हैं। तो खड़े रहने की स्थिति में हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पर भार ज़्यादा लगा पाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ज़मीन पर लेटे जाने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में। अब देखिए कहीं कहीं पर लेटे जाने की स्थिति में, अब यहाँ क्वेश्चन पूरी तरह से थोड़ा सा हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूरी तरह से ये क्लियर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आप खड़े होने की स्थिति में भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं पर आंसर जमीन पर। अब देखो जमीन पर लेटे रहने की स्थिति में यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है कि जमीन पर जब हम लोग लेटते तो हम लोग क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक घेरता है जमीन पर। क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक घिरता है। तो क्षेत्रफल अधिक घिरने से कारण हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भार ज़्यादा, लेकिन भार ज़्यादा नहीं होता है। उस केस में क्या भार ज़्यादा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं उस केस में जो बल होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा बल लगता है और यहाँ पे प्रेशर जो हो जाता है कम हो जाता है, तो इसे बोल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम इसका क्लियर नहीं बोलेंगे, सी भी लगा सकते हैं या बी भी लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन ये क्लियर ढंग से दिया नहीं है। अब आगे बात किया जा रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश कौन है। देखा जाए अभी भी हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते क्या है, तो बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मान लेते हैं एक प्रिज्म है, जब सूर्य का सफेद प्रकाश जो सादा दिखता है, जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है और बाद में गुजारने के बाद एक पर्दे पर देखते हैं, तो ये 7 कलर इसका दिखाई देता है। कितना कलर दिखाई देता है, 7 कलर दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परिवर्तित होने वाले जो किरण है वो कौन सा है, बैगनी किरण है, सबसे नीचे यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे कम जो परिवर्तित होने वाले किरण है वो कौन है, लाल है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये लाल दिख रहा है। तो लाल है, नीला है, लाल के बाद क्या है, नीला है, नीला के बाद क्या है, पीला है, पी का मतलब पीला, ह का मतलब हरा है, उसके बाद नीला है, उसके बाद क्या है, जामुनी है, और उसके बाद क्या है, बैगनी है। मतलब बैगनी का सबसे ज़्यादा अपवर्तन देखने को मिलता है। किसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा, बैगनी का। लेकिन लाइन से याद रखना है सबसे कम किसका, लाल का होता है। तो ये थोड़ा सा बातें ध्यान में आपको रखना जरूरी है कि इसमें किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, इसको नाम याद रखने का एक और तरीका है, इंग्लिश में बिग्योर नाम से याद रख सकते हैं। किस नाम से, बिग्योर नाम से। यहाँ पर भी का मतलब है बिग्योर नाम से, भी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब क्या हो गया, ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और रेड। तो इसमें जो इधर शुरू हो रहा है नीचे वाला, सबसे पहले नाम किसका दिया, नीचे वाला का वायलेट, तो यहाँ पर वायलेट शुरू हो रहा है, तो इसके नाम से याद रख सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अपवर्तन इसमें देखने को मिलता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसमें से किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक टेबल और प्रोवाइड करा दी है, इसको भी रट लेना है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का। अभी हम लोग देखें विग्योर सबसे याद रख सकते हैं, भी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, उसके बाद वो बढ़ते जाता है और लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका अपवर्तन सबसे कम होता है, उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं
क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बैगनी दिया हुआ है, बोला है ना कि गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित कौन होता है। तभी हम लोग देख लिए कि सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले जो किरण होते हैं कौन से होते हैं, बैगनी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको जानना जरूरी है। ये तो यहाँ पे याद होना ही चाहिए जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो बर्फ के पिघलने पर, देखो पहले नहीं बोला जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि इसमें मान लो कि मिट्टी का तेल भरा हुआ है, तो ये नहीं पूछ रहा है कि बर्फ का टुकड़ा डालने से ये इसका तेल का जो स्तर ऊपर उठ जा रहा है कि नीचे गिर जा रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि जब बर्फ के टुकड़े को हम डाल दे रहे हैं, तो देखो बर्फ का टुकड़ा का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने के कारण वो क्या होगा, मिट्टी के तेल के अंदर ये डूब जाएगा। जैसे ही मिट्टी के तेल के अंदर डूब जाएगा, अब डूबने के बाद जब ये पानी में पिघलेगा, जब ये पिघल जाएगा, तो पिघलने के बाद पानी का लेयर उठेगा कि गिरेगा, ये पूछ रहा है। पिघलने के बाद, उस टाइम नहीं पूछ रहा है डालने पर क्या होगा। उसने डालने पर तो अभी से पानी का लेयर उठेगा ही, जो केरोसिन तेल का तेल है, जो मिट्टी का तेल है, उसका लेयर तो ऊपर उठेगा ही। लेकिन बोल रहा है कि वो उठने के बाद हो गया। अब जब पिघल जाएगा, तो पिघलने के बाद पानी का जो तेल का लेयर होगा वो क्या होगा। देखिए जो यहाँ पे जो बर्फ होता है ना, तो बर्फ का ध्यान में रखना है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। ध्यान में रखना है, बर्फ का आयतन का हम लोग बात करें तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है किसके, पानी के आयतन से। पानी का आयतन, तो पानी के आयतन से बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। तो देखो बर्फ का आयतन ज्यादा था, जब ये पानी बनेगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा। जैसे आयतन कम होगा, ये लेयर था केरोसिन तेल का, वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेयर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसलिए बर्फ का आयतन ज्यादा था, जैसे ये पानी बनेगा तो इसका आयतन कम होगा, और कम होगा तो ये लेयर जो होगा केरोसिन का वो नीचे आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, गिरने लगेगी। क्या होने लगेगी, मिट्टी के तेल है उसके सतह का लेयर क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे है पीएच मान बताना है कि निम्नलिखित में किसका पीएच 7 से अधिक है। इसमें से 7 से अधिक वाले पीएच, अब देखो पीएच होता क्या है, पीएच के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बताया जाता है कि अगर कोई पदार्थ अम्लीय होगा, अम्लीय पदार्थ होगा, तो पीएच का मान जो होता है कितना होता है, तो 7 से लेके 0 से लेके 7 के बीच में होता है। 0 से लेके 7 के बीच में होता है। और जब ये क्षारीय होगा, तो पीएच का मान 7 से लेके 14 तक होता है। 14 पर इक्वल लगा सकते हैं, ये 0 पर भी लगा सकते हैं, 0 एग्जैक्टली होता नहीं है। और जब ये लौन होता है, उदासीन होता है, तब पीएच का मान जो होता है कितना होता है, 7 होता है। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले ये इसमें सोचना होगा कि इसमें पीएच का मान 7 से अधिक का बात करा जा रहा है, मतलब किसका बात किया जा रहा है, वो क्षारीय पदार्थ होगा। वो कैसा पदार्थ होगा, क्षारीय पदार्थ होगा। अब देखो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये अम्लीय पदार्थ होता है जो खाना पचाने में मदद करता है। सिरका जो होता है ये अचार वगैरह में यूज किया जाता है, जो कि ये भी क्या करता है, अभी से खट्टा लगता है। अम्लीय पदार्थ कैसा होता है, खट्टा लगता है। तो ये दोनों को दोनों क्या है, अम्लीय पदार्थ है। बच एक ही गया, रक्त प्लाज्मा। देख सकते हैं यहाँ पर खून का पीएच कितना है, रक्त प्लाज्मा किसमें पाया जाता है, खून में। और खून का पीएच कितना है, तो 7.4 है। खून का पीएच कितना है, 7.4 है। इसका मतलब 7 से अधिक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों को दोनों अम्लीय है, गैस्ट्रिक जूस और सिरका। इसमें से ये बहुत सारे डायरेक्ट कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रख सकते हैं। इसमें जितना भी प्रोवाइड कराया गया है, पीएच मान दिया गया है। पसीना का तो 4.5, टमाटर का रस का तो 4.1, सिरका का 3 होता है। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। एक जो सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होता है वो कितना होता है। नाभिक मतलब क्या, फोकस दूरी। यहाँ पर हम लोग को जो आँख का फोकस दूरी होता है वो पूछा है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन का आंसर 25 सेंटीमीटर लगा के आ जाते हैं।
25 सेंटीमीटर का क्या होता है, तो हम लोग सबसे निकट के जो वस्तु देख सकते हैं वो कितने दूर तक का देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो ये नहीं पूछ रहा है कि हम लोग कितने निकट के वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नज़दीक के वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हम लोग मिनिमम न्यूनतम दूरी होता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है। न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग का जो अंदर लेंस होता है ना, तो ये जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है, ये आँख का हम लोग का लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है। आँख का लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का हम लोग आँख बना रहता है, और इसका जो फोकस होता है कहाँ पे होता है, तो ऑब्वियस है आँख के जो रेटिना होता है, आँख का जो रेटिना होता है वही इसका फोकस होता है। इसलिए कि हम लोग फोकस, जो इसी फोकस पे हम लोग क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब। अब देखो आँख इतना बड़ा नहीं होता है कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक, आँख और रेटिना के बीच की दूरी, आँख और रेटिना के बीच की दूरी बहुत कम होता है। ठीक, तो बहुत कम में कितना होता है, यहाँ पर तो ये 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। मिलीमीटर का मतलब समझ लेते हैं, 10⁻³ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करते हैं तो 100 से गुना करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उतना भी दूरी कम नहीं होता है। तो ये दूरी कितना होता है, ध्यान में रखना है, 2 सेंटीमीटर होता है। तो फोकस दूरी जो हम लोग आँख का फोकस दूरी होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया कराते हैं। देखो शुष्क बुझे हुए जो चूना रहता है ना, उसको अगर क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया कराएंगे तो बेसिकली क्या बन जाता है, तो क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया कराने पर हम लोग को विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब विरंजक चूर्ण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण को ही क्या कहते हैं, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख भी देते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। या इसका सूत्र का अगर बात करेंगे तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो तो रहता है CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कितना होता है, CaOCO2 होता है। तो ये कैसे बनता है, तो सूक्ष्म बुझे हुए जो चूने होते हैं, सूक्ष्म जो बुझे हुए चूने होते हैं, उसी का अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं। तो इससे हम लोग का क्या बनता है, तो इससे हम लोग का विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने किसको कहते हैं, अगर सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का सूत्र अगर जानना चाहते हैं, सूक्ष्म बुझे हुए चूने, इसलिए इसका भी सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र जो होता है CaOH2 होता है। ये सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, और क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, CaOCl2 का निर्माण करता है। तो ये समीकरण होता है, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात किया जा रहा है, जो माता पिता के संतति में लक्षण जो पहुंचते हैं वह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते भी एक चैप्टर आनुवंशिकता, एक हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर आनुवंशिकता। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए हम लोग जो माता पिता होते हैं, अगर माता पिता का बात करते हैं, माता पिता, देखो माता में जो होता है ना, माता में युग्मक बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक एक होता है नर युग्मक। ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है। ये कहाँ से बनता है, तो अंडाणु से बनता है। ये अंडाणु से निर्माण होता है, ये शुक्राणु से बनता है। ठीक, तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु से बनता है। अब ये जो अंडाणु
शुक्राणु होता है, हम लोग पता है किसी भी हम लोग कोशिका जो होता है, कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, लेकिन जो अंडाणु शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 होता है। इसमें भी क्या होता है? 23 होता है। हम लोग पता है कि माता पिता से बच्चे का जन्म कैसे होता है, तो इनके अंडाणु और इसके शुक्राणु आपस में क्या होते हैं? मेल करते हैं, मिलते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं? तो माता का शरीर में, मतलब जो मादा होती है, जो महिला होती है, उनके शरीर में ये मिलता है। ठीक, शुक्राणु उनके शरीर में जाता है और ये अंडाणु से मिलता है और उसमें गुणसूत्र की संख्या फिर से कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। यही क्या करता है? बच्चे का जन्म देता है। तो इनका भी गुण इसमें आया बच्चे में और इनका भी गुण इसमें आया, तो दोनों का गुण इसमें आता है। तो ये जो गुण का स्थानांतरण होता है, ये जो गुण का स्थानांतरण होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओम के नियम का सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात। सबसे पहले तो ओम का नियम होता क्या है? तो देखिए, ओम का नियम कहता है, क्या कहता है? तो एक बार समझ लिए, ओम का नियम बेसिकली अगर ओम का नियम का बात करेंगे तो ये कहता है कि जो भी होता है ना, वो आई के समानुपाती होता है। भी मतलब का विभवांतर, किसी भी परिपथ में किसी के बीच के विभवांतर जो होता है वो धारा का समानुपाती होता है। जब समानुपाती साइन हटाते हैं तो स्थिरांक आता है आई आर, जिसको आर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आर को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इस प्रतिरोध का जो फार्मूला होती है क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो रो एल बटे ए, ये लंबाई और जो तार होता है उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग रो को प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है सभी को पता होना चाहिए, ओम होता है, इसीलिए इसको हम लोग ओम का नियम के नाम से जानते हैं। ओम में एक आता है, क्या आया? तो एक वोल्ट मीटर होता है और एक एमीटर होता है। तो एक वोल्ट मीटर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जो एमीटर होता है, तो एमीटर किसको मापता है? तो एमीटर जो मापता है धारा को मापता है। वोल्ट मीटर जो मापता है वो किसको मापता है? तो विभव को मापता है, या विभवांतर भी बोला जाता है। विभव को मापता है या विभवांतर को मापता है। थोड़ा देर पहले इन दोनों में, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर भी बताए थे कि एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। अभी थोड़ा देर याद भी कराए थे कि इसको याद रखना कि परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसको श्रेणी क्रम में। एक और बात हम याद दिलाना चाहते हैं, आप लोग को याद रखना है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। वो क्या होगा? एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत कम होता है। दूसरा, जो वोल्ट मीटर होता है ना, तो वोल्ट मीटर का अगर बात करते हैं तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये दो बिंदु और ध्यान में सभी को रखना है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, याद रहेगा। ये दोनों बिंदु ध्यान में आप लोग को रखना है कि जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में भी रीजन दे सकते हैं, लेकिन वहाँ खास लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, इतना ही पर हम लोग इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ऐसे ही हर एक सेशन में आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। बस ध्यान में रखना है आप लोगों को, और किसी प्रकार का डाउट हो, या पार्ट 1 है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट के लिए आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।